हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे चांद चाहिए में आज सुनिए इसका 25वां भाग, लंबी दौड़ वाले धावक का अकेलापन। सत्र के उत्तरार्ध में पहला विकास था अकादमी पुरस्कार। वर्षा को मालूम था इन दिनों संगीत नाटक अकादमी में बैठकें चल रही हैं। रविंद्र भवन में आते जाते देश के कई प्रख्यात कलाकारों एवं विशेषज्ञों को उसने देखा था। जिनसे पहचान थी उनसे अभिवादन और कुशल क्षेम का आदान प्रदान भी हुआ था। पर रविंद्र भवन में ऐसी गतिविधियां तो चलती ही रहती थी, उसके विशेष ध्यान देने का कोई सवाल ही नहीं था। उसे थोड़ा अटपटा तब लगा जब एक सुबह मंसूर 9 बजे से पहले सूर्यभान के कमरे में थे। बाहर चपरासी ने वेंकट को अंदर जाने से रोक दिया। जरूरी बात कर रहे हैं, आप लंच के बाद सिग्नेचर करा लेंगे। थोड़ी देर के बाद सूर्यभान और मंसूर नीचे चले गए। उस दिन पूर्वाभ्यास में सूर्यभान ने हिस्सा नहीं लिया। लंच के बाद वर्षा लाइब्रेरी में से एक किताब लेकर लौटी तो दरवाजा खुला था और अंदर से सूर्यभान तथा मंसूर के मिले जुले ठहाके की आवाज आई। वर्षा ने मंसूर को आदाब किया तो उन्होंने झुककर मीठी मुस्कान से प्रत्युत्तर दिया। अगली सुबह वह लॉन के लता मंडप में घूंट भरते हुए अखबार के बीच के पन्ने देख रही थी। 5 मिनट पहले अनुपमा शेष पन्नों के साथ फोन सुनने उठ गई थी। वर्षा, अनुपमा एकाएक एक पृष्ठ लिए दौड़ी आई। बधाई, उसने ना समझी से निगाह उठाई। तुम्हें अकादमी अवार्ड मिला है। उसने तीसरे कॉलम के शीर्षक पे उंगली रखी। रंगमंच वर्ग में अभिनय के लिए वर्षा वशिष्ठ को पुरस्कृत किया गया था। अनुपमा ने बाहों में भरकर उसे चूम लिया। बकरी, तू पेपर पढ़ती है या उसकी जुगाली करती है? तू अवार्ड पाने वाली सबसे कम उम्र एक्ट्रेस है। तभी झुनकी बरामदे से निकल आई। वर्षा दीदी, लखनऊ से दिव्या जी का फोन है। मैं और सूर्यभान कमेटी में थे। थोड़ी देर बाद मंसूर का फोन आया। मद्रास के एक डांस एक्सपर्ट अपनी फील्ड के एक उम्मीदवार को आगे बढ़ाना चाहते थे। हमें इसमें ऐतराज नहीं था, इसलिए तुम्हारे नाम के फैसले पे कोई रुकावट नहीं आई। रिपटरी में घुसते ही अर्चना ने बधाई दी। वर्षा, आई एम श्योर यू विल गो प्लेसेस। दूसरे सहयोगी भी उमंग में थे। चिंतामणि गलियारे में ही उसका हाथ पकड़कर डिस्को किया। ममता ने भी मुस्कान के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, पर उसकी आंखें ठंडी थी। वर्षा जी प्रणाम। सूर्यभान उसे देखते ही हाथ जोड़कर मुस्कान के साथ खड़े हुए। आपको सामने देखकर मेरे पांव वैसे ही कांप रहे हैं जैसे राम भरोसे के आगे कालिदास आ गए हों। मुझे खुशी हुई। वर्षा सामने बैठ गई, लेकिन थोड़ा अपराधी महसूस कर रही हूँ। अर्चना और ममता मुझसे सीनियर हैं। सूर्यभान संजीदा हो गए। तुम्हारी भावना की मैं कदर करता हूँ, पर वरिष्ठता मूल्यांकन का एक तत्व हो सकती है, कसौटी नहीं। रिपटरी के एक सदस्य से कई अपेक्षाएं हैं। प्रतिभा पहली शर्त है, फिर सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध, कंपनी के प्रति दायित्व का एहसास, अपने से ऊपर कंपनी को रख पाने की क्षमता, कट्टर अनुशासन की भावना, स्कूल की राजनीति के बजाय अपने काम में ध्यान, दूसरे लोगों को भी समय अनुसार उनका दाय मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ वरिष्ठता के आधार पे नहीं। मजे की बात यह थी कि न मंसूर ने डॉक्टर अटल का नाम लिया था, न सूर्यभान ने, पर अब वर्षा कुछ कुछ समझने लगी थी। वह ब्लड वेडिंग की वेशभूषा के रेखाचित्र दिखाने उनके कार्यालय में गई तो वह हल्की मुस्कान से बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। वर्षा अटक कर बोली, मेरे पास अपना आभार प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है। तुम्हें आभारी होना है अपनी प्रतिभा का। वह गंभीर स्वर में बोले, अपनी लगन का, अपने व्यवहार और अपने व्यक्तिगत गुणों का। आज तुम जहां हो उन्हीं के कारण हो। वर्षा के सामने स्कूल के दाखिला इंटरव्यू की बौखलाई स्थिति से लेकर अब तक के कितने ही क्षण कौंध गए, अवहेलना के, पराजय के, हताशा के। वह कितनी बार टूटी, कितनी बार लहूलुहान हुई, कैसे कैसे तन मन की पूरी एकाग्रता से अपने को कला कुंड में झोंका। अगर इन तीखी आंखों की प्रेरणा और डर न होता तो शायद वह इस अग्नि परीक्षा में खरी साबित न होती। भावुकता मुझे पसंद नहीं। गनीमत थी कि आवाज सहज थी, उसमें गुस्सा नहीं था। आंसू बहुत बड़ी नेमत है। उसने दुपट्टे के कोने से आंखें पोंछी। अवार्ड मिलने के बाद लोग सुस्त और मोटे हो जाते हैं। डॉक्टर अटल मुस्कुराए। इसलिए तुम्हारे लिए जो अगला नाटक मैंने चुना है उसका नाम है द लोनलीनेस ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर। इसमें तुम्हें धावक की भूमिका निभानी है। तुम्हें रोजाना सुबह 9 के पहले और शाम को 5 के बाद मेघदूत थिएटर के चक्कर लगाने हैं, कुल मिलाकर 100। मैं आज शाम से ही शुरू कर दूंगी। वर्षा मुस्कुराई। दैट्स गुड। उन्होंने सेट का मॉडल अपने पास खिसकाया। नाउ अबाउट टर्न, क्विक मार्च, लेफ्ट राइट लेफ्ट। थैंक यू सर। वर्षा ने गीली मुस्कान से दरवाजा खोला। वर्षा मुझसे बहुत नाराज है। स्नेह, मैंने आपका नाम लिस्ट से काट दिया है। पुरवाई हंसी। सिगरेट भरते हुए चतुर्भुज मुस्कुराया। मैंने बिल्कुल ठीक किया। वर्षा बोली, जब आपको दफ्तर फोन करो तो फरीदाबाद फैक्ट्री में गए हैं, घर फोन करो तो मेम साहब के साथ डिनर पे बाहर गए हैं, छुट्टी के दिन फोन करो तो खेमकाजी के यहाँ गए हैं, या तो आप
कॉल बैक नहीं करते, और करते हैं तो ऐसे समय जब मैं घर में ना हूं। मतलब साफ है, आपने अपनी दुनिया बसा ली है। अब दोस्तों को समझदारी दिखाते हुए कट जाना चाहिए। परवाई स्नेह के साथ उंगलियां उलझाए बैठी थी। स्नेह उसकी ओर देखकर विवश भाव से मुस्कुराए, फिर वर्षा की ओर देखा। फैक्ट्री में गो स्लो चल रहा था। खेमका जी को लगा कि मेरे व्यवहार और संबंधों का कुछ उपयोग हो सकता है और मुझे इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी कीमत तो चुकानी होगी। उन्होंने तीखी मजबूरी से वर्षा को देखा। लगा उन्होंने कुछ कहते कहते अपने को रोक लिया है। फिर जेब से मोटा सा बटुआ निकाला और 100 का नोट पुरवाई को देते हुए कहा, जरा ड्राइवर से कहो कि एक बोतल ले आए। पुरवाई के भाव से वर्षा समझ गई कि उन्हें यह कार्यक्रम रुचिकर नहीं है। वर्षा को भला लगा कि वह काफी दिनों से इधर नहीं आई। अगर चतुर्भुज लंबे प्रवास के बाद दिल्ली नहीं आए होते तो आज की इस शाम भी साथ होने की नौबत नहीं आती। पुरवाई बाहर निकल गई तो स्नेह धीमे स्वर में बोले, देखो मैं खेमका और पुरवाई दोनों की अपेक्षाएं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। यह आसान नहीं है। अगर तुम्हारे जैसे दोस्त ही नहीं समझेंगे तो मेरे लिए व्यवस्थित होने का अर्थ बहुत कम रह जाएगा। उनके स्वर में पीड़ा भी थी और दंश भी। वर्षा ने होठ काट ली। माफ कीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि स्थिति पेचीदी है। पुरवाई आई पर पहले की तरह स्नेह के निकट नहीं बैठी। जब से तुम गए इसे छूने का मौका ही नहीं मिला। चतुर्भुज ने सिगरेट बढ़ाई तो स्नेह बोले। लगा पुरवाई कुछ कहने वाली थी, फिर रुक गई। स्नेह ने खूब डूबकर 3-4 कस लिए। फोन की घंटी बजी। वर्षा, पुरवाई ने रिसीवर बढ़ाया। दिनमान से तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए। हेलो, वर्षा बोली। कल शाम मिल सकते हैं 5 बजे त्रिवेणी। उसने रिसीवर रख दिया। तुम्हें अवार्ड मिलने से एस्टैब्लिशमेंट पर मेरा थोड़ा सा विश्वास हुआ है, स्नेह बोले। मंडी हाउस में सनसनी छा गई। चतुर्भुज हंसे। डार्लिंग तुम कपड़े बदल लो ना, पुरवाई लाड़ से बोली। रिलैक्स करो। अच्छा। स्नेह भीतर चले गए। आपकी क्लासेस चल रही हैं अभी? वर्षा ने पूछा। नहीं, इम्तिहान की तैयारियों की छुट्टी हो गई है। पुरवाई मुस्कुराई। हम लोग गर्मियों में श्रीनगर जा रहे हैं। दैट्स ग्रेट। मैं खेमका जी के पीछे पड़ जाऊंगी। उन्हें स्नेह को 3-4 हफ्ते की छुट्टी देनी ही पड़ेगी। पुरवाई के स्वर में गर्व था। तुम लोगों को पता नहीं है स्नेह ने कैसे जोड़ जोड़ करके ग्लो स्लो खत्म करवाया है। स्नेह कुर्ता पैजामा पहनकर बाहर आए। बाहर आहट हुई। पुरवाई बोतल और बाकी पैसे लेकर लौटे। ड्राइवर पूछ रहा है वह घर जा सकता है? स्नेह का मुंह एकदम तमतमा गया। नहीं जा सकता है। मैंने इन लोगों को खाने पे बुलाया है, इन्हें छोड़ने नहीं जाएगा वह। पुरवाई मलिन पड़ गई। स्नेह जी हम लोग चले जाएंगे। चतुर्भुज दुर्बल स्वर में बोले। यहाँ से ऑटो मिलने में कोई मुश्किल नहीं है। घर में गाड़ी और ड्राइवर है और तुम लोग ऑटो से जाओगे। स्नेह का स्वर आक्रामक हो गया। मुझे अपनी बिरादरी से एकदम काट दिया है। नौकरी करने के बाद मैं अछूत हो गया हूँ। अगर तुम लोगों ने ऐसा व्यवहार किया तो भगवान की सौगंध मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बाबर लेन चला आऊंगा। वह दिन भूल गए जब तुम्हारी जेब में 20 रुपए थे तो मैंने आधे छीन लिए थे। सॉरी स्नेह जी। चतुर्भुज ने तुरंत कान पकड़े। मैं ग्लास लाती हूँ। पुरवाई ने उत्साह दिखाया और भीतर चली गई। आज ही मुझे भावुकता दिखाने पे डिक्टेटर की डांट पड़ी है। वर्षा मुस्कुराई। स्नेह जी भावुक मत होइए, और उसने हंसकर पूरा प्रसंग सुनाया। स्नेह मुस्कुराया। चतुर्भुज हंसे। वातावरण का तनाव थोड़ा कम हुआ। पुरवाई ट्रे में ग्लास लेकर आई। नौकर ने बर्फ का कटोरा और नमकीन की प्लेटें रखी। तुम्हारा वर्कशॉप कैसा रहा? स्नेह ने पूछा। बहुत अच्छा। चतुर्भुज पैक बनाते हुए उमंग से बोले। छोटे शहर की नई पीढ़ी में इतना जोश है कि कुछ मत पूछिए। काम के घंटे मैंने 4 रखे थे, शाम 5 से 9 तक, पर आधी रात से पहले कभी नहीं छूटा। सुबह सोकर नहीं उठता था कि भक्त लोग आने लगते थे। आज किसके साथ मुझे लंच पे जाना है इस बात को लेकर झगड़ा होता था। एक अभिनेत्री अपनी गाड़ी लिए हाजिरी में रहती थी। चीयर्स। स्नेह ने गिलास ऊपर उठाया और घूंट भरा। नौकर बाहर से आया और सिगरेट का पैकेट चतुर्भुज के सामने रखा। बहादुर, चपातियां और पराठे दोनों बनाना। स्नेह बोले। वर्षा, अनुपमा को पराठे पसंद है? जी। सूखे आलू बनाए हैं ना? हाँ, पुरवाई ने जवाब दिया। ठीक, वह वर्षा की पसंद है। थोड़ी मिर्चें तल लेना, वह अनुपमा की पसंद है। और चतुर्भुज का काम रायते के बिना नहीं चलता। याद रहेगा कि मैं जाऊं? पुरवाई बोली। याद रहेगा जी। नौकर अंदर चला गया। थोड़ी चुप्पी रही। महीनों के बाद जब तुम लोगों के साथ बैठा हूँ। स्नेह बोले। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे पुराने दिन लौट आए हो। उनके चेहरे पे कुछ खो जाने का भाव था। सहसा अपना गिलास पुरवाई के सामने कर दिया। तुम क्या जानते नहीं मैं पीती नहीं? एक घूंट। पुरवाई ने थूक सा निकला। स्नेह प्लीज। एक घूंट। स्वर स्थिर था। डार्लिंग ऐसी जिद नहीं करते। पुरवाई कातर हो गई। विराम आ गया। चतुर्भुज नीचे देखने लगे। स्नेह जी प्लीज। वर्षा ने अनुनय की। उनकी मर्जी नहीं है ना? मैं अपनी मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ कर रहा हूँ वर्षा। स्नेह ने पुरवाई को देखा। एक घूंट। क्यों सता रहे हो? पुरवाई का चेहरा उतर गया था। तुम ही तो कहती हो जिंदगी में समझौता करना पड़ता है। तब संदर्भ दूसरा था। संदर्भ बदल जाने से समझौते की प्रकृति तो नहीं बदल जाती। स्नेह बोले। एक घूंट। उनका हाथ वैसे ही सामने था। एक पल, 2 पल।
ठीक है, फैसला हो गया, कहते हुए स्नेह उठने को ही थे कि पुरवाई ने गिलास थामते हुए एक घूंट ले लिया। अब तो खुश हो? मुस्कुराते हुए पुरवाई ने स्नेह का गाल थपथपा दिया। वर्षा और चतुर्भुज ने छुटकारे की सांस ली। लगा जैसे मन पे आ गिरी सिल हट गई हो। अरे हमारे आने से पहले ही चीयर्स हो गया। अनुपमा भीतर घुसी। हेलो पुरवाई, बड़ी सुंदर माला पहनी है, कहाँ से ली? स्नेह पिछले हफ्ते मुंबई गए थे, वहीं से लाए हैं। एकदम सन्नाटा छा गया। स्नेह जी आप बहुत कपटी हैं, वर्षा ने कहा। वर्षा, मैंने यह बात आखिर के लिए रख छोड़ी थी। मैं तय नहीं कर पाया था कि इसे किस रूप में तुम लोगों तक पहुंचाना है। स्नेह झेप गए थे। डार्लिंग, मुझसे भूल हुई, पुरवाई आर्त स्वर में बोली। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। स्नेह ने पुरवाई का हाथ थाम लिया। अब बता भी दीजिए। चतुर्भुज मुस्कुराए। पुरवरंग बहुत खिंच गया। मैं 1.5 दिन मुंबई में था। गए किस लिए थे? अनुपमा ने पूछा। देखो, वर्षा को चिढ़ाने के लिए जानबूझकर गांधी पाठ में संवाद जोड़ रही हैं, चतुर्भुज बोले। वर्षा, तुम मेरे लिए ऐसा सोच सकती हो? जिस फ्रीक्वेंसी पर हर्ष की खबर आनी है उसे मैं जाम कर सकती हूँ। इससे पहले कि वर्षा नाही में सिर हिलाए, स्नेह बोले। पहले मैं नहीं बता रहा था, पर अब तुम लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। सब खामोश। चतुर्भुज ने दोनों हाथ ऊपर उठाया। मैं दफ्तर के काम से गया था, वह कुछ घंटों में हो गया। फिर सारा समय हर्ष के साथ था। स्नेह ने क्षण भर श्रोताओं को देखा। हर्ष मिस्टर नायडू के फ्लैट में है, उन्हीं की एक गाड़ी में चलता है। फिलहाल उसके पास पैसे की कमी है। दीपशिखा शुरू हो रही है। उसके डायरेक्टर नंदा समझदार है, उनसे हर्ष की बनती है। दूसरी फिल्म सहयात्री में उसके साथ चारूश्री है। नायडू की पिछली 2 फिल्मों में चारूश्री थी जो सफल रही, इसलिए नायडू चारूश्री पे भरोसा किए हैं। पर कंपन की नाकामयाबी के बाद चारूश्री के भाई सदानंद का कहना है कि सहयात्री अवार्ड के लिए नहीं बनाई जा रही है। चारूश्री के कैरियर ग्राफ पे कंपन का बुरा असर पड़ा है। सदानंद का कहना है चारूश्री हर्ष की जोड़ी कंपन में क्लिक नहीं हुई तो सहयात्री में कैसे हो जाएगी। इसमें तो कंपन के जैसे सुंदर प्रणय रहस्य भी नहीं है। अभी तक सहयात्री के लिए एक भी डिस्ट्रीब्यूटर आगे नहीं आया है। नायडू चारूश्री की इच्छा का सम्मान करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि स्वीकृति कहानी को छोड़ते हुए इसी जोड़ी के साथ वह थोड़ी लोकप्रिय ढंग की कहानी फिल्माने को तैयार है, पर निर्देशक व्यावसायिक सिनेमा का ही होगा। यह हर्ष को स्वीकार नहीं है। दूसरी तरफ सदानंद का कहना है कि अगर व्यावसायिक फिल्म बनानी है तो हर्ष को लेने में क्या तुक है। आप चारूश्री से मिले? चतुर्भुज ने पूछा। हाँ, हर्ष के साथ ही गया था, वहाँ मेरी खूब आवभगत हुई। दरअसल हर्ष के कारण चारूश्री के घर में भी 2 कैंप हो गए हैं। चारूश्री और माँ हर्ष को पसंद करती हैं, भाई और भाभी उसके खिलाफ हैं। आदित्य जी का क्या कहना है? वर्षा ने सूखे गले से पूछा। वह कहता है कि अपने बेबाक बयानों से हर्ष की इमेज एक मुंहफट केंद्रित अभिनेता की बन रही है। हर्ष का कहना है कि वह अपने पर संयम रखने की कोशिश करता है, पर मूर्खों की बातों से उत्तेजित हो जाता है। पैसे की कमी है? वर्षा ने पूछा। स्नेह ने हामी में सिर हिलाया। वैसे उसे एक व्यावसायिक फिल्म में सहनायक की भूमिका ऑफर हुई है, पर उसने पैसे ज़्यादा मांगे हैं। आदित्य के कहने पे मैंने इस बारे में भी हर्ष से बात की। उसने कहा कि निर्माता के फिर आने पर वह कीमत कम कर देगा। मैंने कहा तुम खुद निर्माता को फ़ोन कर दो, तो बोला इस तरह इन लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। स्नेह ने एक घूंट लिया। हाँ, चारूश्री तुम्हारी तारीफ कर रही थी। प्रसंग क्या था? अनुपमा ने पूछा। हर्ष ने अकादमी अवार्ड का जिक्र किया तो चारूश्री बोली। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, उस लड़की की आंखें बोलती हैं। पुरवाई वर्षा को शादी का एल्बम दिखाने लगी। चतुर्भुज स्नेह को बता रहे थे कि रंग शिविर में अपेक्षाकृत नए लोगों के साथ स्थानीय लोक नाट्य करने में क्या फायदा रहता है। तभी फोन की घंटी बजी। अनुपमा ने रिसीवर उठा लिया। कुछ क्षणों बाद उसके चेहरे का भाव जैसे बदला, उससे सबकी बातचीत अपने आप रुक गई। वर्षा शाहजहांपुर से तार आया है, माँ का देहांत हो गया। जब कंधे पे बैग लटकाए वर्षा चौवन सुल्तानगंज के सामने पहुंची तो महादेव भाई चबूतरे पर ही खड़े पंडित से बात कर रहे थे। वर्षा सामने ठिठकी तो उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा। अच्छा हुआ तुम समय से आ गई। बैठक में दद्दा बैठे थे। आस पड़ोस के कुछ लोग ने दलीज पे पांव रखा ही था कि जिज्जी ने सिसकी के साथ उसे गले से लगा लिया। आंगन में अर्थी पे सौ था, कोरे कपड़े से ढका हुआ। एक और औरतें बैठी थी। वर्षा ने कपड़े का कोना हटाकर अंतिम दर्शन किए। चेहरे पे झाई सी पड़ गई थी। वह भावहीन सा लगा, क्रिस, निस्पंद। वर्षा ने गहरी सांस ली। कभी सोचा था माँ से संबंध सुधारने की कोशिश करेगी, पर उन्होंने पारस्परिक तनाव के साथ ही विदा ले ली। मोहब्बे वाली की ठीक समय पर सुन ली भगवान ने। फूलवती बोली, जिज्जी। किशोर उसके गले से लगकर फूट पड़ा। किशोर का स्पर्श पाते ही वर्षा के भीतर आवेग का सोता सा फूट पड़ा, पर सिसकी मध्यम रही।
उसके देखते हुए परिवार में यह पहली मृत्यु थी। उसकी प्रतिक्रिया ऐसी दुर्बल क्यों है, वर्षा ने सोचा। लंबे व्यवधान के बाद किशोर से मिलने की अनुभूति ज़्यादा गहन लगी। उसने होंठ काटा। सब यात्रा चलने लगी। नाम के सत्य होने की पुकार धीरे धीमी हो गई। पिछले 6 महीने बहुत तकलीफें उठाई, जिज्जी ने कहा। चलने फिरने की लाचारी बुरी होती है। वर्षा दीवार से पीठ लगाए बरामदे में बैठी थी। भाभी गोद के बच्चे को दूध पिला रही थी। झिल्ली नन्ही भतीजी को झुनझुना बजाकर बहला रही थी। झिल्ली बड़ी हो गई थी, सलवार कुर्ता पहनने लगी थी। वर्षा के सामने एक चिर परिचित जगह थी। आंगनी पर लटकते कपड़े, आंगन के कोने में नल से टपकती एक एक बूंद, कोने में तुलसी का चौरा, ऊपर दीवार से खाली पिंजरा टंगा हुआ था। पिछले साल एक रात को अनुष्टुप बिल्ली का खाद्य बन गया। सुबह उसके नुचे हुए पंख मिले। वर्षा ने ठंडी सांस ली। रात भर की यात्रा से देह क्लांत थी और शोक से मन लग रहा था जैसे उसका महसूस करना स्थगित हो गया हो, जैसे वह जल्दी जल्दी स्थितियों से गुजर रही है। फिर जोड़बाग के अपने घर में पहुंचकर बारी बारी से अपनी अनुभूतियों की जुगाली करेगी। जोड़बाग की याद आई तो कुछ खोया हुआ सा लगा। दोपहर को घर के लोग लौटे। एक एक करके सबने स्नान किया। झिल्ली ने चाय का पानी चढ़ाया तो एक बच्चा रोने लगा। बच्चे को कुछ खाने को दे दो भाई, महादेव भाई बोले। वर्षा ने गर्म गर्म चाय का घूंट लिया तो भीतर की धुंध छटती सी महसूस हुई। जिज्जी बड़े भैया बुला रहे हैं। शाम को झिल्ली ने संदेश दिया, शादी का कोई प्रस्ताव होगा। वर्षा ने सोचा, पर इस बार पहले के जैसी आशंका नहीं हुई। वह कंधे पे पल्लू लपेटते हुए सीढ़ियां उतरने लगी। पूरा विरोधी पक्ष मौजूद था। जिज्जी और भाभी को मिलाकर वह कोने की कुर्सी पे बैठ गई। वर्षा दुबली हो गई हो। जीजाजी सरौते से सुपारी काट रहे थे। वर्षा हल्के से मुस्कुराकर रह गई। तुम घर ज्यादा पैसे भेजने लगी हो। दद्दा बोले, तुम्हारा गुजारा चल जाता है? हाँ, मुझे प्रमोशन मिल गया है। तुमने किशोर को 3000 का ड्राफ्ट दिया है, घर के खर्च में काम आएंगे। यह अवार्ड क्या है? महादेव भाई ने पूछा। एक्टिंग के लिए है। उसी के साथ 5000 का चेक भी मिला था। घर के लोग, विशेषकर नारियां, उसे कौतूहल से देख रहे थे। यह उनके लिए ऐसे संसार का गवाक्ष खोलती थी जो नासमझी और अचरज से भरा था। कुछ समय से झिल्ली ही घर संभाल रही है, पिता बोले, इसलिए सबकी राय यह है कि अब किशोर का ब्याह कर दिया जाए। तो इस बार कटघरे में वर्षा नहीं है। उसने छुटकारे की सांस के साथ सोचा। किशोर पिछले साल से मलया इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहा था। पंखे, इस्त्री और फ्रिज की मरम्मत। घर पर निजी तौर से बिगड़ी चीजें आने लगी थी। बाराबांकी में बात हुई है। गया प्रसाद पांडे धर्मशाला के मैनेजर हैं। उनकी दूसरी बेटी हेमलता बीए के पहले साल में है। भाई ने जीजाजी की ओर इशारा किया। तुम कल सुबह लल्ला के साथ बाराबांकी चली जाओ, लड़की को देख लो। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। तभी किशोर बाहरी दरवाजे पे आ गया। डॉक्टर सिंहल और मंगललाल जी आए हैं। हेमलता भारी साड़ी में आत्मसजग सी आई और नमस्ते की। छोटी सी सजी धजी गुड़िया जैसी लग रही थी। तनिक सी मुस्कान चेहरे पे आ गई थी, जिसे शायद माँ की टेढ़ी भौहों का विचार करके तुरंत दबा लिया। बैठो। वर्षा के मन में दया भरा स्नेह जाग उठा। पल्लू संभालते हुए हेमलता सामने बैठ गई। कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? मिर्जा इस्माइल बेग डिग्री कॉलेज में। शुरू में आवाज़ सूख जाई थी, अंत में मुक्ति का एहसास हुआ। कौन से विषय हैं? भूगोल, संगीत, गृह विज्ञान। वर्षा ने सोचा कि पूछिए, अन्य 2 विषयों के साथ भूगोल को लेने के पक्ष में तर्क दो। फिर रुक गई। उसके हाथ से बोध के सामने बेचारी हेमलता की सिट्टी पुट्टी गुम हो जाएगी। संगीत में क्या सीखती हो? गायन और वादन दोनों। स्कूल के हर प्रोग्राम में गाती है वीणा वादनी वर्दे। माँ ने कहा। पिछले सालाना जलसे में मेडल भी मिला था। साथ बैठे पिता मुस्कुराए। अच्छा, कौन सा गाना गाया था? ठुमक चलत रामचंद्र बाजे पैजनिया, हेमलता ने उत्तर दिया। वर्षा के मीठे व्यवहार से हेमलता का आत्मविश्वास बढ़ रहा था। भाभी ने कहा, उन्हें मालूम हुआ है कि लड़की महंगी है। वर्षा ने ध्यान से हेमलता की आंखें देखी। छोटी थी पर बिल्कुल ठीक। हेमा, घर का काम करती हो? जी हाँ। हेमा तनिक सा मुस्कुरा दी। कच्ची पक्की रसोई करती हूँ। गुजिया, गाजर का हलवा, बर्फी सब बना लेती हूँ। सिलाई, कढ़ाई, कसीदाकारी भी आती है। जब से बड़ी की शादी हुई है घर यही संभालती है, माँ ने सूचना दी। एक गाना तो सुनाओ, पान भरे मुंह से जीजाजी ने आदेश दिया। वर्षा को हेमलता पे तरस आया पर विवश थी। हेमलता का अपनी माँ से दृष्टि विनिमय हुआ। फिर उसने जरा सा खांस कर गला साफ किया और मधुबन में राधिका नाचेरी गाने लगी। आवाज़ सधी थी, अभ्यास अच्छा था, सुर अनायास भाव से फूटते रहे। वर्षा ने जीजाजी से निगाह मिलाई। उन्होंने सहमति का संकेत दे दिया। गाना समाप्त होने पर कुछ पलों का विराम रहा। पांडे जी, बिटिया हमें पसंद है, जीजाजी ने घोषणा की। पांडे जी ने गदगद भाव से हाथ जोड़े। माँ के चेहरे पे डूबते डूबते बच जाने जैसा भाव था। वर्षा ने पर्स से कंठी निकाली और हेमलता के गले में पहना दी। फिर उसका माथा चूम लिया। शाम ढल रही थी, हवा ठंडी होने लगी थी। आम के पेड़ पे ढेर सारी चिड़ियाँ चहक रही थी। वर्षा लता मंडप में बैठी थी, चाय का प्याला सामने।
हफ्ते भर बाद अपने घर में होना बहुत भला लग रहा था। ट्रेन लेट होने से घर पहुंचते पहुंचते दोपहर के 12 बज गए। नहाया, थोड़ा सा खाया, फिर सो गई। थकान और जागरण के कारण नींद गहरी आई। दोपहर में अनुपमा आई थी पर उसे जगाया नहीं। झुमकी ने पैड दिखाया था जहां फोन करने वालों के नाम और संदेश थे। एक नाम अजनबी था, सिद्धार्थ स्याल। दोपहर को उनका फोन फिर आया। झुमकी ने बताया आ गई हैं, सो रही हैं। वर्षा को तसल्ली रही कि शाहजहांपुर के इस दौरे में कोई चुभने वाली स्थिति सामने नहीं आई। किशोर ने घर संभाल लिया था। वह 800,000 के लगभग कमा लेता था। महादेव भाई घर की ओर से निश्चिंत हो गए थे, इसलिए सहज लगे। परिवार के सामने वर्षा पहले की तरह सुलगता सवाल बनकर नहीं खड़ी थी। जिज्जी ने अपने जीवन संवारने का उपदेश नहीं दिया था, न जीजाजी ने बांके बिहारी दीक्षित पीसीएस खुर्जा के मुद्दे को छेड़ा। शोक की छाया को मलिन करने में आगामी विवाह की उमंग की प्रमुख भूमिका रही। जीवन चक्र चलता रहता है, पिता बोले। दुख के कांटे उगते हैं, फिर उल्लास के अंकुर फूटने लगते हैं। कवि कुलगुरु ने कहा है, एक ज्योति का बुझना, दूसरी का उभरना, यही जीवन का नियम है। जिज्जी तुम कैसी चुप चुप हो गई हो, किशोर ने कहा। मुझे संतोष है कि तुमने घर संभाल लिया है। वर्षा ने उसके बालों में उंगलियां फिराई। मेरा ब्याह तुमसे पहले हो या अच्छा नहीं लगता पगले, मेरी वजह से पहले ही तुमने बहुत सहा है, फिर घर संभालने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद किशोर ने पूछ लिया, तुम्हारे मित्र वही हर्षवर्धन है जिनकी कंपनी का पोस्टर लक्ष्मी टॉकीज पे लगा है? वर्षा ने हामी में सिर हिलाया। तुम कब ब्याह करोगी जिज्जी? वर्षा ने हल्की मुस्कान से उसकी नाक पकड़ के हिला दी। मैं तो लंबी दौड़ का धावक हूँ, मेरे पास बस मेरा अकेलापन है। उसे लगा किशोर कुछ कहने वाला है, फिर ऐसे मुद्दे को छेड़ते हुए छोटे शहर का छोटा भाई महानगर की आधुनिका बहन के सामने संकुचित हो गया। घर की याद आ रही है दीदी। झुमकी थाली में सब्जी ले आई और पास बैठकर ही काटने लगी। हाँ, मुझे भी कभी कभी बहुत याद आती है, पर कलेजे पे पत्थर रख लेती हूँ। अपने ही गांव में झुमकी का ब्याह हुआ था मंगरू के साथ। वह बिना बात मारपीट करता था, इसलिए एक शाम झुमकी ने घर छोड़ दिया। झुमकी, मेरे पीछे तुमने इंग्लिश रीडर पढ़ी? हाँ दीदी, मैं कठिन शब्द उपमा दीदी से पूछ लेती थी। उसने प्याज के छिलके उतारे। जल्दी ही छोटे भाई का ब्याह होगा, वर्षा बोली। कुछ पल ठहरकर झुमकी मुस्कुराई। भावरो तो वैसे दीदी आपकी पढ़नी चाहिए। हर्ष भैया के साथ आपकी जोड़ी कैसी फपती है। PAIR पेयर। तू चबर चबर करेगी तो मैं लक्ष्मण के साथ तेरा PAIR बना दूंगी। नहीं दीदी, झुमकी ने आतंक से कान पकड़े। उस हकले के साथ नहीं। तभी गेट से एक दुबला पतला सा युवक भीतर घुसा। कुछ आगे आने पर उसने लता मंडप में बैठी वर्षा को सिर हिलाकर अभिवादन किया, पर क्यारियों की भुलभुलैया ऐसी थी कि कुछ पल पौधों के पास छिटका रह गया। वर्षा ने संकेत से घूमकर आने का रास्ता बताया। झुमकी प्याली और ट्रे उठाकर चली गई। मेरा नाम सिद्धार्थ स्याल है, निकट आकर उसने कहा। वर्षा ने सामने के पीढ़े की ओर इशारा किया। जिस सुबह मैंने पहली बार फोन किया था उससे पिछली रात को आप बाहर चली गई थी। एक हफ्ते से आपका इंतजार कर रहा हूँ। माफ कीजिए, आपको असुविधा हुई। नहीं, आपकी क्या गलती है, वह मुस्कुराया। मुझे आने से पहले खत लिखना चाहिए था। उसने पैकेट व माचिस निकाली। इजाजत है? वर्षा ने हल्की स्मित से सहमति दी। उसने सिगरेट जलाई, फिर यहाँ वहाँ देखकर एक गमले में तिल्ली रख दी। मैंने फिल्म इंस्टीट्यूट से डायरेक्शन का कोर्स किया है 5 साल पहले। मुंबई में हूँ। अब पहली फीचर फिल्म बना रहा हूँ जिसमें लीडिंग रोल के लिए आपको लेना चाहता हूँ। वर्षा को ऐसा लगा जैसे पानी की शांत सतह पर कंकड़ गिरा हो, फिर दूर दूर तक लहरों के कंपन होते रहे। वह असमंजस में थी कि इससे क्या काम हो सकता है। फिल्म की बात दूर दूर तक नहीं सोच पाई थी। सिद्धार्थ ने प्लास्टिक के सुंदर कवर वाली फाइल, आगे की स्क्रिप्ट, झुमकी ट्रे लेकर आई, प्याला सिद्धार्थ को दिया। वर्षा ने स्क्रिप्ट खोली। अंग्रेजी में थी। पहले पन्ने पर लिखा था, जलती जमीन टी मनी के उपन्यास पर आधारित। सिद्धार्थ स्याल की पटकथा। दूसरे पन्ने पे 3 दृश्य थे। वर्षा अचकचा गई। एक ही पृष्ठ पर 3 दृश्य? उसने पन्ने पलटे। 80 पृष्ठों का आलेख था। 153 दृश्य थे। वर्षा को अटपटा सा लगा, इतने छोटे छोटे दृश्य। वर्षा ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया। आपने मेरे लिए कैसे सोचा? मैंने आपके 3 नाटक देखे हैं, अपने अपने नर्क, विष कन्या और 3 बहनें, सिद्धार्थ ने तथ्यात्मक ढंग से कहा, किसी रहस्य को प्रकट करने वाले भाव से नहीं। ओह, मैं नियमित रूप से दिल्ली आता हूँ। मेरी बहन और बहनोई यहाँ है। कहाँ? सफदरगंज इनक्लेव में। दोनों डॉक्टर हैं। सिद्धार्थ ने कस लिया। मेरे कैमरामैन भी इंस्टीट्यूट्स के हैं। सुंदरस, उन्हें 2 साल पहले सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और कौन से कलाकार लिए हैं आपने? 3 तो इंस्टीट्यूट के ही हैं, गिरिराज, छाया और नरेश। शायद आपने इनका काम देखा हो। गिरिराज और छाया को देखा है। आपकी इंटरनेशनल सिनेमा में दिलचस्पी है? हाँ, मैं तस्वीर फिल्म सोसाइटी का सदस्य हूँ। स्कूल के 3रे साल में आप फिल्म इंस्टीट्यूट भी गई होंगी। हाँ, वर्षा मुस्कुराई। आपके बोधि वृक्ष के नीचे बैठ चुकी हूँ। फिल्म एप्रिसिएशन पर भाषण भी सुने हैं। सिद्धार्थ कुछ पल ठहरकर विनीत भाव से बोला, क्या मैं यह अनुरोध कर सकता हूँ कि आप संभव हो तो आप कल शाम तक मुझे स्क्रिप्ट के बारे में अपनी प्रतिक्रिया बता दें? मैं आज रात को ही पढ़ लूँगी, वर्षा ने कहा। कल शाम को आपको कहाँ मिलने में सुविधा होगी? 5 बजे त्रिवेणी में या 6 बजे यहाँ?
त्रिवेणी बेहतर है, फिर मुझे मॉरिस नगर जाना है। अभिवादन करके सिद्धार्थ चला गया। वर्षा आकृति को गेट के पार करते हुए देखती रही। उसने लक्ष्य किया था कि सिद्धार्थ ने एक भी अनावश्यक शब्द नहीं कहा था। 9 बजे तक वर्षा ने पटकथा पढ़ ली। केंद्रीय चरित्र दाखा का था। सुलगते रेगिस्तान में 8-10 झोपड़ों के गांव में रहने वाली, आत्मशक्ति जिजीविका से भरपूर, मुसाफिरों के लिए रैन बसेरा चलाती है, दिनचर्या श्रम और संघर्ष से झेलती हुई अपना भुगतान मांगने वाले पति के हाथों में से खून हो जाता है। उसे जेल भेज दिया जाता है। अकाल पड़ गया है, जिंदगी और बेधक हो गई है। ऊंट जख्मी हालत में अनजान सुमेरा को लाता है। दाखा के उपचार और देखभाल से वह ठीक होता है। दोनों में भावना के अंकुर फूटते हैं। सुमेरा रात को निकलते एक तस्कर की हत्या करके सोना लूट लेता है। उसे बेचने दाखा के साथ कस्बे में जाता है। सुनार सुमेरा को पकड़वा देता है और थानेदार से मिलकर सोना बांट लेता है। मौका पाकर दाखा भाग निकलती है। निर्जन रेगिस्तान में एकाएक उसे प्रसव पीड़ा होती है। बेटे का जन्म होता है जिसका बाप सुमेरा ही है। शाम ढलने को है, तूफान आने वाला है। अपने को संभाल कर दाखा उठ खड़ी होती है। बच्चे को कंधे पे लिए और बालू के ठूहों वाले निर्जन झुलसता रास्ता पार करने लगती है। पृष्ठभूमि में जीवन की जिजीविका को रेखांकित करने वाला गीत चलता है। पटकथा में बार बार तकनीकी शब्दों का व्यवहार हुआ था। मिड शॉट, मिड लॉन्ग शॉट, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट, हैंड होल्ड कैमरा आदि आदि। वर्षा ने अपने सीमित सिनेमा ज्ञान के सहारे दृश्यों को आंखों के सामने जागृत करने का प्रयत्न किया। थोड़ी सफलता मिली, पर संपूर्ण प्रभाव के बारे में वह निश्चित नहीं थी। क्या पढ़ रही हो? अनुपमा भीतर आई। वर्षा ने पटकथा उसके सामने रख दी। यह तो फिल्म स्क्रिप्ट है। अनुपमा चौकन्नी हो गई। हाँ, वर्षा मुस्कुराई। घंटे भर अनुपमा ने पटकथा नहीं छोड़ी। प्लेट बगल में रखकर खाना खाया। वर्षा ड्राइंग रूम में आकर झुमके के साथ टीवी देखती रही। बहुत शक्तिशाली स्क्रिप्ट है। अनुपमा सामने आकर बैठ गई। दिल को छूने वाली, मथने वाली, बोले जाने वाले शब्द कम से कम है। माध्यम का प्रभावी इस्तेमाल है। तुमने क्या जवाब दिया है? कल शाम को देना है। कह दो हाँ, मैं तैयार हूँ, वर्षा ने कहा। मुझे बहुत खुशी हुई। सच्चाई यह है कि मेरे मन से भारी बोझ उतर गया है, सिद्धार्थ बोला। अब दूसरा मुद्दा है पारिश्रमिक। इस फिल्म के लिए मुझे NFDC से लोन मिल रहा है। कुल रकम बहुत सीमित है। आपके लिए 8,000 निर्धारित हुआ है, जो हम निर्माण की प्रगति के साथ किस्तों में देंगे। वर्षा ने ऊपर से शांत भाव से हामी में सिर हिलाया और भीतर सनसना उठी। 8,000? मैं देखते देखते एक बार में इतना कमा लूँगी। डबिंग के लिए आपको मुंबई आना होगा। हम एक प्रतिष्ठित परिवार के साथ आपके रहने की व्यवस्था करेंगे। कृपया यह स्वीकार कर लीजिए। ठीक है। अब दूसरा मुद्दा है आपकी तारीखें। जैसलमेर के पास हमारा लोकेशन है। 1 मई से 3 जून तक हमारी शूटिंग होगी। यह तो मुश्किल होगी, वर्षा बोली। जून के मध्य तक रिपटरी खुली है। आप कृपया बात करके देखें, सिद्धार्थ ने नरमी से कहा। मैंने इसी हिसाब से कलाकारों और तकनीशियनों की तारीखें ले ली हैं। इक्विपमेंट भी बुक कर लिया है। फिर मौसम भी अनुकूल नहीं रहेगा। जुलाई में तो बरसात होने लगती है। अगली सुबह वर्षा ने सूर्यभान के सामने स्थिति रख दी। वह ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम सामने रखकर कुछ सोचते रहे। फिर बोले, तुम्हारे 2 नाटक दोहराए जाएंगे। उसमें मैं दूसरी अभिनेत्रियों को ले लूंगा। तुमसे यह अवसर छूटना नहीं चाहिए। इससे तुम्हारे साथ साथ रिपटरी को भी गौरव मिलेगा। उन्होंने मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया। बेस्ट ऑफ लक। रिपटरी के मुख्य द्वार से निकलते हुए वर्षा का मन एकाएक ऐसे कांपा जैसे निर्वासन के एक दिन प्रातः कुबेर के प्रसाद में घुसते हुए यक्ष थरथराया था। ऐसा क्यों? दीवार पे लगे मंचनों के चित्रों को देखते हुए वर्षा ने मन ही मन कहा, मुझे तो 25 साल रिपटरी में रहना है। आज यहीं तक। वर्षा का जो नया जीवन प्रारंभ होगा उसके बारे में हम अगले अंक में जानेंगे। बाय।